हेलो बच्चों, इस क्लास को कंप्लीट करने के लिए केवल एक छोटा सा सेगमेंट बचा है जिसमें हमें ये देखना है कि ग्लोबलाइजेशन और एमएनसीज की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है। जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उन पर किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिला है, क्योंकि जब हम एमएनसीज की बात करते हैं, हमने पहली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो भी लोग टॉप नॉच पे बैठे हैं या अपर सरफेस पे हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऐसे में जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे या वर्कर्स थे, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के ड्यूरेशन में उनके लिए ज़्यादा क्रिटिकल चैलेंजेस को क्रिएट किया। अब हम आगे देख रहे हैं राइजिंग कंपटीशन। जब हम राइजिंग कंपटीशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच आपस में इतने ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गए थे कि उन्हें चीज़ों को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। संभालने से मतलब है क्योंकि कंज्यूमर के हाथ में इस बात के ऑप्शंस आ गए थे कि वो चीप एंड बेस्ट को चुने, साथ ही में बेटर क्वालिटी को चुनने की कोशिश करें। रवि ने कभी भी, ये जो कैरेक्टर है जिसकी स्टोरी बताई है रवि की है, रवि ने ये नहीं सोचा था कि एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट उसे बहुत कम समय में ही क्राइसिस को फेस करना पड़ेगा। रवि ने लोन लिया था बैंक से अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, और जो कि उसका इंडस्ट्रियल टाउन था तमिलनाडु, वहां पर और जो भी उसने लोन लिया था उस पैसों से उसने होम एप्लियंसेस, जो भी इलेक्ट्रिक होम एप्लियंसेस थे, उन पर उसने पैसा खर्च किया, इंक्लूडिंग ट्यूबलाइट, टेलीविजन एटसेट्रा। अगले 3 साल में उसका जो प्रोडक्शन था वो एक्सपेंड होता है, और एक्सपेंड होने के बाद उसके अंडर में 20 वर्कर्स काम करने लगते हैं, क्योंकि उतने ज्यादा लोग काम, मतलब जब भी आपका काम एक्सपेंड करेगा तो सारे काम आप खुद नहीं कर सकते, उस काम को 20 अलग अलग लोगों से करवाया जाने लगा। तो जो उसका स्ट्रगल था कंपनी को स्टार्ट करने को लेकर के, वो इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि उस समय जो रेस्ट्रिक्शंस थे गवर्नमेंट की तरफ से वो ज्यादा थे। लेकिन जब गवर्नमेंट ने जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा दिया और इंपोर्ट को लेकर के एग्रीमेंट कर लिया, तो जो भी उसके मेन क्लाइंट्स थे वो टेलीविजन से जुड़े हुए थे। अब ऐसे में ये हुआ इन अ सिंपल वे कि वो जहां से भी सामान ले रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ से रेस्ट्रिक्शंस हट गया, तो ये वही वाली बात है कि जब तक डोमेस्टिक वे में आप कोई भी प्रोड्यूसर हैं और सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं थी। अचानक से वहां से बैरियर हटा, और बैरियर हटने की वजह से बाहर से भी जो चीजें आप तक आई, अब आपको उनसे compete करना पड़ेगा। तो जब आपको compete करना पड़ेगा तो आप लॉस में जाने की संभावना ज्यादा है। तो लास्टली रवि के साथ क्या होता है उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, धीरे धीरे जो उसके एम्प्लॉयज हैं 20 से घट करके 7 हो जाते हैं। सिर्फ ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्यों हुआ? केवल एक पॉलिसी चेंज होने की वजह से हुआ। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसी का एक आम आदमी के जीवन पर। तो जब आप बिजनेसमैन की बात करते हैं तो आपको चीजें नहीं पता होती, तो आपको जब वो चीजें नहीं पता होती उसकी वजह से प्रॉब्लम्स
होती हैं। और पता चला आप अपना बिजनेस सेटल करके काम चला रहे हैं और ऊपर एक चेंज हुआ और आपकी चीजें बदल गई, तो फिर वहां पर दिक्कत होती है। बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक, टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल ऑयल, ये सब चीजों को ज्यादा नुकसान देखने को मिला। उसका क्या रीजन है? उसका सिंपल सा रीजन यही है, क्योंकि जो भी स्मॉल स्केल यूनिट थी उस पर प्रभाव ज्यादा पड़ा, और जो भी लोग इस पूरे मार्केट से जुड़े हुए थे उनके लिए प्रॉब्लम ये हुई कि वो मार्केट से बाहर हो गए या फिर जॉबलेस हो गए। मान लीजिए आप कोई काम लगातार कर रहे हैं पिछले 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल से, और अचानक से कोई परिवर्तन हो जाता है और उस परिवर्तन के होने की वजह से आपका जीवन बदल जाता है, तब आप क्या करेंगे? तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। सिर्फ गवर्नमेंट की एक पॉलिसी चेंज होने से रातों रात किसी भी बिजनेसमैन का या तो बड़ा फायदा हो सकता है या बड़ा नुकसान हो सकता है, दोनों चीजें, इसीलिए लोग गवर्नमेंट को मानते हैं। उसका यही एक रीजन है। मतलब गवर्नमेंट यूं ही चेंज नहीं करती कि किसी बिजनेसमैन के लिए पॉलिसी बना दी या हटा दी। गवर्नमेंट का मोटिव होता है, जैसे एक परिवार में एक पिता मुखिया होता है, ठीक उसी तरह एक राष्ट्र में एक देश के जो मुखिया हैं वो सरकार के मुख्य रूप से जो भी कार्यकारी अंग हैं, फिर आप उसे राष्ट्रपति से लेके, प्रधानमंत्री से लेके, आपका मंत्रिपरिषद से लेके नीचे तक आप ले लीजिए, जो भी हमारे सांसद विधायक हैं, ये लोग तय करते हैं कि देश को आगे क्या दिशा देनी है या हम भविष्य में देश को कहां लेकर के जाना चाह रहे हैं। इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ता है मार्केट में तो अल्टीमेटली आप जो काम इतने सालों से करते आ रहे हैं, तो या तो जब आपको नया चैलेंज मिलेगा मार्केट में, तो या तो आपको अपने काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा या चीजों को घुमाना पड़ेगा या चीजें बदलेंगी, तो फिर आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, globalization and the pressure of competition have substantially changed the lives of worker। उसका सबसे बड़ा रीजन ये हुआ, ग्लोबलाइजेशन के बाद लोगों के पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चली गई, क्योंकि जब आप बात करते हैं एक एमएनसी की, वहां के लेबर लॉस की, क्योंकि आपको किसी ने हायर किया और आप वहां पर काम कर रहे हैं, हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है। जैसे फॉरेन कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो लोग 7 में से 4 दिन काम करते हैं, कहीं कहीं 5 दिन काम करते हैं, वो वीकेंड ऑफ लेते हैं। उसका रीजन क्या है? मैं प्रमोट नहीं कर रहा कि काम कम करना चाहिए या ज्यादा करना चाहिए, मैं एक कंपेरेटिव स्टडी दे रहा हूं, बाकी तो काम ज्यादा ही करना चाहिए क्योंकि लाइफ तभी बेटर होगी। तो आपको जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां हफ्ते में 4 या 5 दिन काम करते हैं। उसका रीजन ये है कि उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, बूस्ट है, कि वो उस हिसाब से अपने काम को मैनेज करते हैं। वहां पे लेबर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि 7 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, इसके बाद वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है। फिर भी एक सेक्शन कॉर्पोरेट का ऐसा है जहां पर चीजें फिक्स हैं, जहां पर एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, चीजें होती हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं होती कि आपको इतने घंटे काम करना, ये करना है, नेचर ऑफ वर्क ये है। तो ऐसा नहीं है कि आपको उस काम से अलग करवा देंगे। लेकिन जब इनफॉर्मल सेक्टर्स की बात होती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात होती है, वहां का सबसे बड़ी वहां की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और इशू ये है कि वहां पर कोई टीएनसी नहीं होता है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। ऐसी सिचुएशन में
उन्हें प्रॉब्लम्स लगातार फेस करनी पड़ती है। अब ऐसे में जो छोटे लेबर्स हैं, जिनकी यहाँ पे कहानी भी दी गई है एक की, मान लीजिए पहले वो अपने घर के आसपास काम करती थी, फिर बाद में उनको दूर जाके काम करना पड़ा, और सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये समझना होता है कि जब हम लेबर लॉस की बात करते हैं, तो लेबर एक ह्यूमन अपनी लाइफ का एक हिस्सा दे रहा है एक कंपनी को, पहली ये चीज समझने वाली है। तो मानवीय गरिमा, सम्मान और जीवन का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। वो फिर हर व्यक्ति के लिए समान तरीके से लागू होता है। हमारे देश में अभी सम्मान और गरिमा को लेकर के ज्यादा हद तक परिस्थितियां नहीं है, या मतलब उस हिसाब से उन चीजों का क्रियान्वयन नहीं है जो कि होना चाहिए। ये दोनों तरह से सोचा जाना चाहिए, जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी का मालिक है तब भी, और जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी का एम्प्लॉय है तब भी। इसमें स्थिति ये है कि कुछ हद तक सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो इंश्योरेंस से हो या अलग चीजें हो, लेकिन उसके बावजूद भी एक व्यक्ति जब किसी संस्था को अपना समय दे रहा है, तो जब वो युवावस्था में है, 30 साल, 35 साल, 40 साल, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो 50, 55, 60 की उम्र के पास जाता है, तो उसके काम करने की ऊर्जा, शक्ति, घर की जिम्मेदारियां, खुद की बीमारी, अपने आसपास की चीजें, उन सब में उनको काफी समय इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब ऐसे में समस्या ये होती है कि अगर समाज की तरफ से सुरक्षा मिलती है, तो वो अपने जीवन को बेहतर ढंग से व्यतीत कर सकते हैं, सम्मानजनक ढंग से। और अगर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं, तो एक व्यक्ति को गरिमाहीन जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो अब ये निर्भर करता है कि अगेन देश की पॉलिसीज कैसी हैं। अगर देश में स्ट्रिक्ट पॉलिसीज आ जाएं, तो ये सारी चीजें एक बार में झटके से बदल जाएंगी। तो जो कहानी ये दी गई है एमएनसी के आने के बाद, वो किसी महिला की ही कहानी है, और साफ साफ अगर इसकी ऊपर की 2 लाइन पढ़ेंगे आप, द कंडीशंस ऑफ वर्क एंड द हार्डशिप्स ऑफ द वर्कर्स described above have become common to many industrial units and services in India। क्योंकि बहुत बड़ा एक सेक्शन है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगा हुआ है और अपने जीवन यापन के लिए पूरी तरह वो उन पर आश्रित है, लेकिन एक हद तक कंपनी के द्वारा काम लेना और उनको पेमेंट देना ये दैनिक जीवन का हिस्सा है। लेकिन जरूरत से ज्यादा जब स्थिति एक्सप्लॉइटेशन पर चली जाए, तो वहां पर कहीं ना कहीं बैरियर होना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो सरकार के द्वारा भी हस्तक्षेप किए जाने की जरूरत है। इतना पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इससे हर व्यक्ति को फायदा नहीं हुआ। जब पॉलिसी चेंज होती है, पॉलिसी शिफ्ट होता है, पैराडाइम शिफ्ट होता है, तो उससे एक वर्ग को फायदा होता है और एक वर्ग को नुकसान भी होता है। तो ये जो अभी तक हमने पढ़ा, उससे हमें ये पता चलता है कि दोनों ऑप्शंस होते हैं। जिन लोगों के पास एजुकेशन थी, स्किल थी और वेल्थ थी, उन लोगों ने अपनी अपॉर्चुनिटीज को बेटर तरीके से यूटिलाइज किया और उस हिसाब से उनको बेनिफिट हुआ। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें इससे बेनिफिट नहीं हुआ। एक वर्ग था जिसके पास शिक्षा था, स्वास्थ्य था, चीजें थी, स्किल्स थे, तो उनको अपना फायदा मिल गया। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इससे वंचित रह गया, उसे ग्लोबलाइजेशन से फायदा नहीं हुआ। अब सवाल आता है कि ग्लोबलाइजेशन आज की रियलिटी है। अगर कोई चीज रियलिटी है,
तो उस रियलिटी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने की जरूरत है, ना कि चीजों को उस हिसाब से देखने की। ग्लोबलाइजेशन को सही ढंग से फेयर तरीकों से समझने की जरूरत है। मतलब ग्लोबलाइजेशन तो हुआ लेकिन सबको न्यायपूर्ण ढंग से बंटवारा नहीं मिला, तो यहाँ पर जरूरत है कि थोड़ा सा न्यायपूर्ण ढंग से लोगों तक सारे फायदे पहुंच पाए, साथ ही इस तरह की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएं कि ग्लोबलाइजेशन बेटर हो। गवर्नमेंट ने मेजर रोल प्ले किया हर एक चीज को संभव बनाने के लिए, और कोशिश ये रहती है कि जो भी पॉलिसीज बनाई जाए वो इस ढंग से बनाई जाए कि इंटरेस्ट को सेव किया जा सके, न केवल रिच और पावरफुल को बल्कि देश के सारे लोगों के लिए। तो गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जा सके जिससे जनहित हो और जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए कोई भी फैसला लिया जा सके। और अपने इंटरेस्ट को बेटर किया जा सके। तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन के पूरे चैप्टर को सम अप करें तो इसमें मैंने आपको सोसाइटी कल्चर के भी कुछ एस्पेक्ट बता दिए, वेस्टर्न सोसाइटी से लेकर यहाँ तक। और जरूरी नहीं है कि हर एक चीज आप उसी दायरे में पढ़ें जितना किताब में दिया है, आप थोड़ा सा बेटर और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीजों को समझने की कोशिश करें और आगे लेके जाएं। और अगर जरूरत पड़ती है तो मैं कुछ सेपरेट क्लासेस बना के आपको कुछ एक्स्ट्रा पर्सपेक्टिव्स देने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा आपको ये समझना होगा कि इस पूरे चैप्टर में हमने फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात की है, ग्लोबलाइजेशन की बात की है, लिबरलाइजेशन की बात की है, एमएनसीज के क्या वेज हैं किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करने के, वो कैसे काम करती हैं, और हमें किस हद तक पूरे ग्लोबलाइजेशन को फेयर यूज के तहत इस्तेमाल करते हुए ये देखना है कि लोकल प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स का भी नुकसान ना हो। तो ये पूरा चैप्टर यहाँ पे मैं समअप करके क्लोज कर रहा हूँ। हमारा आखिरी चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स, उसको भी हम लोग जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।